नमस्कार दोस्तों, दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको साक्षात्कार के बारे में जो बेसिक प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। आखिर क्या कारण है कि साक्षात्कार में हर व्यक्ति को अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो कि इतने बड़े विस्तृत पाठ्यक्रम को कवर करता है और साक्षात्कार में जाने वाले हर जो कैंडिडेट है उसको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए जो अभ्यर्थियों की मेजर समस्या है वो ये है कि आखिर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप सभी ने कईयों ने क्लासेस ज्वाइन की होगी, कईयों ने बताया होगा कि साक्षात्कार ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। लेकिन कई बार ये बताना भूल जाते हैं कि आखिर व्यक्तित्व है क्या। भाई व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व का परीक्षण अगर बिना नॉलेज के व्यक्तित्व परीक्षण हो सकता है क्या? आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही पता चलेगा कि आखिर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, आखिर इतने बड़े बड़े क्षेत्र जिनको आपने कभी तैयार करके ही नहीं गए, उन क्षेत्रों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं इसका कारण आज इस वीडियो में बताएंगे आपको। आखिर कई बार हम जो साक्षात्कार देख के लौटते हैं उन कैंडिडेटों से बात करते हैं तो पता चलता है कि जो तैयारी वो करके गए थे 90% क्वेश्चन उस तैयारी के बाहर से थे। क्या कारण है? क्या इतना ब्रॉड सिलेबस है साक्षात्कार का? नहीं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि आखिर हमें तैयार क्या करना चाहिए था और क्या छोड़ना चाहिए था, और तैयार क्यों करना चाहिए था और क्यों किसी पार्ट को छोड़ना चाहिए था। किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो किस लिए पूछा। अगर ये हम व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो शायद हमें ये अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करना पड़ता। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आखिर व्यक्तित्व है क्या। सभी बताते हैं कि ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो बेसिकली हम आज आपको व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में बताएंगे कि व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व आदमी की जो बेसिकली इसके लिए एक इंग्लिश में टर्म यूज़ की जाती है पर्सनैलिटी। लोगों को कई बार ये चीज़ें एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बेसिकली उसके अंदर के कंटेंट पता नहीं होते। आज उन्हीं के बारे में, बेसिक कंटेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व क्या है, इसी की जो प्रकृति है, बेसिक प्रकृति, उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जो व्यक्तित्व है उसकी प्रकृति, जो बाह्य व्यक्तित्व होता है उसकी प्रकृति सिर्फ 10% होती है और आंतरिक व्यक्तित्व की प्रकृति होती है 90%। अब बाह्य व्यक्तित्व में आदमी का शारीरिक गठन, वेशभूषा और चाल डाल, जिसे एक सामान्य आदमी को आप बिना बातचीत किए हुए ही देख लेते हो, वो आदमी का बाह्य व्यक्तित्व है। और इस चीज़ का परीक्षण भी आपके साक्षात्कार के दौरान ही होता है, लेकिन इसकी सिर्फ 10% भूमिका होती है आपके साक्षात्कार के दौरान, और जिसे आप बहुत ही बड़ा चढ़ाकर तैयार करते हो। अपने चाल ढाल को भी तैयार करते हो, बैठने का तरीका, नमस्कार करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का लिहाज, सब कुछ। लेकिन उसका जो बेसिक योगदान है आपके साक्षात्कार में केवल 10% है। अब अगर इसका 10% है, जो 90% पार्ट है वो आंतरिक व्यक्तित्व है। ये बहुत बड़ा योगदान देता है आपके साक्षात्कार में। अब लोगों को ये पता नहीं है कि आंतरिक व्यक्तित्व में आके शामिल क्या होता है। जो आपके साक्षात्कार लेने के लिए बोर्ड आपके सामने जो सदस्य बैठे होते हैं वो बहुत परिपक्व सदस्य होते हैं। ये मान के आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी उम्र तो वो क्रॉस करके गए हैं, तो इसलिए एक अनुभव तो उनको ये होता है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप उनके सामने गए हो, इस उम्र में आदमी क्या क्या गलतियां करता है, कैसे छुपाता है, छुपाने की कोशिश करता है तब उसके हाव भाव कैसे रहते हैं, वो चाहकर भी नहीं छुपा पाता और उन्हें उगलाना आपसे आता है। आप जैसा आपके साधारण व्यवहार में रहते हैं उसी प्रकार आप वहाँ आपसे करवाया जाएगा। और आप ये बिल्कुल आपके अगर गलतफहमी है कि मैं, जैसे मान लो अगर आप साधारण व्यवहार में किसी भी प्रकार के हैं, कोई कमियां हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं साक्षात्कार के दौरान उन कमियों को वहाँ उनको एहसास होने नहीं दूंगा,
तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपके सामने वो इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करते हैं कि आप न चाहते हुए भी वो परिस्थितियां आपके सामने आ जाती है और आप बता देते हैं कि मैं व्यवहार में कैसा हूँ। वो आपके जो 90% आंतरिक व्यवहार है उसको 15-20 मिनट के साक्षात्कार के दौरान बाहर निकाल के गिरा देते हैं। आप बाहर निकलते हो तब आपको एहसास भी नहीं होता कि जो आपको क्वेश्चन पूछे गए वो आपके किस व्यक्तित्व के पार्ट के रिलेटेड थे। अगर आप बिल्कुल बेसिकली आके विचार करें तो हो सकता है आपको ये अनुभव भी हो जाए। 2010 के साक्षात्कार जो उपनिरीक्षक भर्ती 2010 की जो भर्ती थी उसमें मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया। बेसिकली मुझे अनुभव बहुत कम था और दूसरी बार जब मैं साक्षात्कार देने 2016 की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में गया था उसमें बहुत चेंजिंग था। चेंजिंग ये था कि मैं परिपक्व था 2010 वाली वैकेंसी में और इसमें। अब की बार मेरा जो तीसरी बार साक्षात्कार के लिए कॉल हुआ है और इस बार और उस बार के जो साक्षात्कार थे मैंने कंपेयरली उन क्वेश्चनों को उठाया कि आखिर वो क्वेश्चन मेरे को पूछे क्यों गए थे। अब जैसे आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फसलों से रिलेटेड। अब किसी को आके आप बाहर बताते हो कि मेरे को ये पूछा कि बाजरे की फसल को बोने के लिए 1 बीघा में या 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए। अब लोग उसको याद कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन इस कैंडिडेट को क्यों पूछा गया। हर कैंडिडेट की पृष्ठभूमि अलग होती है। उसके क्वेश्चनों का जो पृष्ठभूमि है वो उसके स्वयं की पृष्ठभूमि पे डिपेंड करता है। आप किसी के जो पूछे हुए क्वेश्चनों से जज नहीं कर सकते कि आपको क्या पूछा जाएगा। और बिल्कुल मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये आप डेफिनेटली तय करके जाइए कि आप जो तैयार कर रहे हैं 90% क्वेश्चन उससे बाहर होंगे। अगर बाहर होंगे तो एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि 90% क्वेश्चन जो आपके लिए अननोन होंगे, आप अननोन क्वेश्चन का सामना किस प्रकार से करते हैं ये आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि हमेशा मैंने दोनों बार जब साक्षात्कार के लिए मैं आरपीएससी बोर्ड के सामने गया तो बेसिकली ऐसी बात नहीं कि मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन मेरी और मैंने दूसरों से जो बातचीत की उसके अनुभव से एक ही चीज़ पता चलती है कि साक्षात्कार वो नहीं है जो आप तैयार कर रहे हो। साक्षात्कार वो है जो आपके अंदर से शुरू से जन्म से आपके अंदर था। साक्षात्कार बचपन से शुरू होता है। अब वो क्यों शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अब बेसिकली जो बाह्य व्यक्तित्व होता है उसमें आपके शारीरिक गठन इसका बहुत महत्व होता है। जैसे खासतौर से जो बेल्ट की सर्विसेज है उसमें तो बहुत महत्व होता है शारीरिक गठन का। क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एक अच्छा लंबा पूरा जवान फिट जवान चाहिए। वेशभूषा आपकी पहनने का ढंग लिहाज कितना शालीन है ये डिपेंड करता है। आपकी चाल ढाल से आपकी शालीनता आपके अनुशासन का पता चलता है। इसलिए ये व्यक्तित्व के पार्ट हैं। अब आगे आते हैं जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो एक मेजर पार्ट होता है। आंतरिक व्यक्तित्व के भी कई पार्ट हैं। लोगों को कई बार आपसे पूछी जाती है कि आपके गुण क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, तो आप बिना सोचे समझे 2-4-5 गुण याद कर लेते हो जो नैतिक रूप से अच्छे हैं, लेकिन क्या बेसिकली रूप से आपके अंदर वो हैं? अगर नहीं है तो ये मान लीजिए कि आप वहाँ साक्षात्कार बोर्ड के आगे धोखा खाएंगे। आपने बता दिया मान लीजिए कि नेतृत्व क्षमता मेरा एक अच्छा गुण है। अब आपको वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चनों का जो माध्यम होगा वो सिर्फ इस नेतृत्व क्षमता को जांचने का ही होगा। और वो जो आपके साक्षात्कार के लिए बैठे हुए हैं उनमें बहुत अनुभव है, उनके पास बहुत सी विधियां हैं, चाहे वो प्रश्नावली हो चाहे और विधियां हो। वो क्वेश्चन किस क्वेश्चन से आपका नेतृत्व क्षमता देखना चाहेंगे आपको खुद जज नहीं कर पाओगे। बाहर आके बारीकी से सोचोगे तो हो सकता है आप इंटरलिंकिंग कर सको, लेकिन ये आप सोच के चलिए देख आपका व्यक्तित्व ही रहे वो। नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि जब तक आदमी को नॉलेज नहीं होता सीधी सी बात है वो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। हतोत्साहित होगा तो एक तो आपकी जो व्यक्तित्व का पार्ट है उसमें सीधा ही वो गिरावट आ जाएगी। अब आपकी नेतृत्व क्षमता है। आंतरिक व्यक्तित्व के जो पार्ट के अंदर नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, क्योंकि आपको सरकारी सेवा में लिया जा रहा है, ये गुण तो आप में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब इस गुण को वो चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले समूह को प्रभावित करने की क्षमता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लोक सेवक
या जैसे आप आरएस में जा रहे हो या सब इंस्पेक्टर में जा रहे हो, कई बार आपको भीड़ को समझाने बुझाने की परिस्थितियाँ आती है आपके सामने। अब आप उस भीड़ को कैसे प्रभावित करेंगे अपने निर्णयों से, या जैसे मान लो उग्र भीड़ है या फिर जैसे किसी भी चीज़ को लेकर उग्र हो रही है, उस भीड़ को समझाने में या प्रभावित करने की आप में कितनी क्षमता है, यह आपके लीडरशिप का गुण है। दूसरी बात कि पहल करने की योग्यता। कई व्यक्ति होते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन का पूछने का तरीका उनका इसी प्रकार का होगा कि क्या इस व्यक्ति में कुछ चीज़ें पहल करने की है कि ये कोई काम खुद आगे होके करे। ऑर्डर तो सबको मिलते हैं, ऊपर से डीजीपी साहब का ऑर्डर आएगा, उसके बाद में आईजी साहब के ऑर्डर आएंगे, एसपी साहब के ऑर्डर आएंगे, उनका पालना तो सब करते हैं। क्या ये इस व्यक्ति में ये गुण है कि ये अपने थाना क्षेत्र लेवल पर कोई ऐसा इनिशिएटिव कर ले कि ये खुद उस इनिशिएटिव को क्राइम नियंत्रण के लिए यूज करे? ऐसी क्षमताएं हैं तो उसमें लीडरशिप का गुण है। तीसरी, चातुर्य। चतुर मतलब आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को किस प्रकार से सामने लेते हैं, वो तार्किक क्षमता। क्योंकि आपको कई लोग मिलेंगे आपसे बहस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक फील्ड की नौकरी में जा रहे हो तो वहाँ लोगों से तर्क वितर्क होगा। उस तर्क वितर्क की क्षमताएं अगर आप में नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर हो ही नहीं। तीसरी, आपकी अनुकूलता। क्योंकि जैसे राजस्थान का ही आप क्षेत्र देख लो, एक जनजातीय क्षेत्र है, एक मारवाड़ का क्षेत्र है, वहाँ की कल्चरल अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। आपको वहाँ के कल्चर के अनुकूल ही व्यवहार करना है। आप कितनी आप में अनुकूलता है वे आपके साक्षात्कार के दौरान वो चेक कर लेंगे। और वो किस क्वेश्चन से चेक करेंगे ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हाँ, बेसिकली अगर आप बाहर आके इस चीज़ का इंटरलिंकिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपको तैयारी का लेवल किस हिसाब से रखना है कि आप इन चीज़ों को फुलफिल कर सकें। अगला है उत्तरदायित्व बहाना। जैसे मान लो कहीं लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि आप परिवार में पिताजी के जो व्यवसाय हैं उसमें सहयोग करते थे या नहीं थे। अगर व्यक्ति में जैसे क्योंकि सरकारी सेवा में उत्तरदायित्व का गुण होना ज़रूरी है, आप उत्तरदायी हो, सरकारी सेवा में उस पद पे हो तो आप लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी हो। अगर आप में उत्तरदायित्व परिवार में रहते हुए नहीं रहा तो क्या गारंटी है सेवा में रहने के बाद होगा? यही वो चेक करते हैं। आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने बताया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपने पिताजी की कभी मदद नहीं की। सीधी सी बात है, पिताजी की मदद नहीं की तो आपको उत्तरदायित्व का अनुभव ही नहीं है। तीसरी चीज़ है आत्मविश्वास। अब लोग कहते हैं कि नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। नॉलेज की आवश्यकता होती है। होती इसलिए है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा सामने से आप ये खो दोगे आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास वो आपको ऐसे क्वेश्चन से चेक करते हैं जिनका आपने पहली बार उस क्वेश्चन को वहीं जाके फेस किया हो। अब ऐसे क्वेश्चन आप ये मान के चलिए 90% क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने यहाँ प्रिपेयर नहीं किए हैं। इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें कि अननोन क्वेश्चन का सामना किस प्रकार से करना है। और उस क्वेश्चन के आते ही अगर आपने आत्मविश्वास खो दिया तो इसका मतलब आप में लीडरशिप नहीं है। सीधी सी बात है। फिर आप बताते रहना कि मेरे में गुण है, नेतृत्व क्षमता के गुण है, फिर वो कहेगा कि आत्मविश्वास तो यहीं खो रहा है। तो क्वेश्चन का जो पूछने का उद्देश्य है वो जोड़ के चलिए, आप किस लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यही मायने रखता है। आगे चलते हैं। इसी में नेतृत्व क्षमता में ही एक होती है सहन शक्ति। कई बार आपको अग्रेसिव किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप उत्तेजित हो जाओ। आप कितनी देर तक, क्योंकि पुलिस में या फिर दूसरी जो आरएस जैसी सेवाएं हैं, आप एक लोक सेवक होने के नाते एक सहनशीलता बहुत बड़ा गुण होता है। और अगर सहनशील, कई बार राजनेताओं का दबाव आता है, कई बार जनता का दबाव आता है, कई बार अधिकारियों का दबाव आता है, तो उसे सहन करते हुए आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और आपने सहनशीलता खो के और अग्रेसिव हो गए तो आपने ये खो दिया, यानी आप में एक अच्छे नेतृत्व के गुण नहीं है। कर्तव्य और दायित्व। अब आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन है ना, उनका उद्देश्य यही होता है कि आखिर क्या ये लीडरशिप जैसे डिसीजन लेने में क्लियर है कि ये यही बता रहा है, साक्षात्कार बोर्ड के सामने ही बता रहा है कि मैं तो ये करूँगा।
वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हो सकता है आइडल आंसर के रूप में वहाँ दे दे इसका जवाब कि मैं तो ये करूँगा, पहले मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँगा, जैसे एक्सीडेंटल क्वेश्चनों में आपको पूछा जाता है। तो आप वहाँ फिर आपको अगला ही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ऐसे पूछेंगे कि आप न चाहते हुए भी अपने व्यवहार को बाहर फेंक देंगे उठा के। फिर बाहर आते ही पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो इसलिए इंटरलिंकिंग था और ये गलती कर दी। तीसरी चीज़ है साहस, क्योंकि साहस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये खो दिया, कई बार क्या है कि लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। तीसरा है निर्णय क्षमता, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि जो फील्ड में आपके सामने चुनौतियां आएगी वो आपके सामने पहले आई हुई चुनौतियां होगी। हर चुनौती कुछ नए रूप में आपके सामने होगी। अब नए रूप की चुनौती के लिए आपको नए डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब यही आपसे बोर्ड करवाता है वहाँ कि कोई नई सिचुएशन में आप कितना जल्दी निर्णय लेते हैं, यह आपके नेतृत्व का अच्छा गुण है। आपको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी आई थी या आइडियल रूप से कभी आएगी, क्योंकि सिचुएशनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में आप कितना जल्दी और कितना अच्छा निर्णय लेते हैं। यह था आपके लीडरशिप का गुण। इसके अलावा एक अच्छे लोक सेवक या खासतौर से सब इंस्पेक्टर जैसी भर्तियों में जो जनता से सीधा कम्युनिकेशन रहता है, संचार कौशल बहुत ज़रूरी और बहुत अनिवार्य पार्ट होता है। ये नहीं है तो आप ये सोच के चलिए, अगर बोर्ड को ऐसा लगा कि इसमें संचार कौशल का अभाव है तो आप सीधे सीधे 10 नंबर नीचे आ गए। अब ये कैसे पता चलेगा, ये बताते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है बोर्ड में, उसका यही काम होता है। आप जब बोलते हैं, आपकी भाषा शैली लड़खड़ा रही है तो आप गए, यानी आप जवाब जो देना चाहते हैं आपके अंदर है वो नहीं निखर रहा, आप जोड़ तोड़ के निखार रहे हो। दूसरा, आपके स्वर का जो लहजा है उसी से पता चल जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं। और मैं 2 राय और देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप किसी भी प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, हो सकता है आप नेगेटिव सोच के हों, आप पूर्वग्रहों से ग्रसित हों, झूठ बोलने की आदत हो, नॉर्मल वे में रहते हैं, या आपके साथ या आपके ऐसे कोई मित्र हों जो व्यवहार में झूठ बोलते हों, तो उनसे कुछ समय के लिए आप दूरी बना लें। क्योंकि होता यह है कि अगर कोई आपका जो निजी दोस्त होता है झूठ बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। होता यह है कि अगर झूठ सुनते सुनते एक दिन आपकी भी ऐसी व्यवहार में इच्छाएं होने लगती है, आप भी छोटे मोटे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता थोड़ी चल रहा है, जबकि सामने वाले को सब कुछ, वो इसी परीक्षण के लिए बैठे हुए हैं। साक्षात्कार जो मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो विधियां हैं, उन विधियों से बहुत अच्छे से परिचित रहते हैं वो जो वहाँ बोर्ड में बैठे हैं, और वो यही देखते हैं। तीसरी कि जो आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता है ना, आप कई बार जवाब देते समय आपको याद होते हुए भी कोई चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी वो आप बाद में बताते हो, फिर बाद में बोलते समय याद आती है कि उत्तर इतना लंबा चला जाता है। ऐसी बात नहीं कि आपने उसका उत्तर गलत दिया, लेकिन आप में जो अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी, और इस अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होने का लोस होता है कि आप में संचार कौशल का अभाव है, और वो नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। इसके आगे है कि स्वर की स्पष्टता। कई बार होता है ना, ए करते रहते हैं, अटकते रहते हैं। उसका ये कारण है कि आप सोच रहे हैं, यानी आपके व्यवहार में आपने जो कोई भी क्वेश्चन पूछा, खासतौर से सिचुएशन वाले क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर आप सोच सोच के जवाब दे रहे हो, यानी आप व्यवहार में उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप जब बोलने में आदमी वही करता है, क्योंकि वहाँ साक्षात्कार बोर्ड के सामने आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपकी जो सहज व्यवहार होता है, आप रोजाना का जो व्यवहार आप अपने जीवन में करते हैं, वही व्यवहार आप दर्शाने लग जाते हो वहाँ, बिल्कुल। और ये मान के चलिए कईयों की गलतफहमी है तो बाहर निकाल देना, नहीं तो बाद में बाहर आने के बाद वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब है सामाजिकता। सामाजिकता एक ऐसा गुण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ये गुण होना व्यक्तित्व के लिए एक अनिवार्य गुण है। अगर ये गुण भी आप में नहीं है, जो आदमी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता, या समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता, वो किसी डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। ये बोर्ड भी मानता है
और एक अच्छे मनोचिकित्सक जो मनोवैज्ञानिक वहाँ बैठे होते हैं, उनकी भी यही सोच होती है। क्योंकि आदमी जीवन में जब समाज में रहा, क्योंकि उसका सबसे नाजुक पार्ट होता है पढ़ाई से लेकर जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पार्ट होता है, वो समाज के बीच गुजरता है। अगर उसे वो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया है या उसे अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, जैसे इसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है सहकारिता यानी कोऑपरेशन। आप जैसे छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, आप किसी के साथ रह के पढ़ते हैं, अगर एक दूसरे की मदद आप पढ़ने में नहीं कर सकते तो आप डिपार्टमेंट में एक दूसरे की मदद यानी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे। वहाँ आप, क्योंकि वे मान के चलते हैं, क्योंकि जो आदमी समाज में रहकर सहकारिता नहीं बना पाया वो डिपार्टमेंट में क्या बना पाएगा। दूसरी है टीम भावना, क्योंकि खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में तो इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप में टीम भावनाएं नहीं है, आप मिलजुल कर काम करने जैसी क्षमताएं नहीं रखते हो या ऐसी योग्यताएं नहीं है, आप अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये सोच के चलिए, आप अगर टीम भावना आप में नहीं है तो आप सोच लो कि आप 5 नंबर नीचे आ गए। अब वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके परिवार की किसी कंडीशन पे डालते हैं, आपके साथी की कंडीशन पे डालते हैं, आपकी स्कूल की कंडीशन पे डालते हैं, या फिर कोई और सिचुएशन जो रहती है कि इसमें आप क्या करेंगे। उसी से आपका जवाब आ जाता है कि आप क्या टीम भावनाएं आप में हैं। अगला है शिष्टाचार, कि आप क्योंकि समाज में रहे हो, आप बड़े बूढ़े या अपने से उच्च लोगों का किस प्रकार से आदर करते हो। अगर आदर करते हो, समाज में आदर नहीं कर पाए हो, तो डिपार्टमेंट में अनुशासन रह ही नहीं पाएगा आपसे। इसलिए शिष्टाचार बहुत अनिवार्य पार्ट है। फिर चौथा है अनुशासन, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तो अनुशासन की ही नींव पर खड़ा रहता है। बिना अनुशासन के डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आप में अनुशासन जैसी चीज़ें नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है साक्षात्कार बोर्ड के सामने, खास तौर से क्योंकि बोर्ड ये मान के चलता है कि जो गुण आपके व्यवहार में अभी नहीं है, आप ये बिल्कुल उन्हें बताने का प्रयास नहीं करें कि ट्रेनिंग के बाद आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है ग्रहणशीलता, क्योंकि एक आम मनुष्य की ये खासियत होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता रहे। अब आप कितना सीखते हैं वो बोर्ड आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पता कर लेगा कि आप कितना सीख सकते हैं। वो यही पूछेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और यही गुण आपकी सामाजिकता को दर्शाते हैं, और एक जो बोर्ड को जिस प्रकार के कैंडिडेट की आवश्यकता है वो कैंडिडेट उनके सामने आप रखते हैं। नेक्स्ट है शील गुण तत्व, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होने चाहिए जो एक लोक सेवक में होने चाहिए। संवेग, यानी वो एहसास करे कि उसके सामने कोई दुखी आदमी है तो क्या वो दुख को सहन कर सकता है, या फिर इतना निर्दयी हो गया है कि वो उसके सामने दुखी व्यक्ति को देखकर भी वो मतलब पसीज नहीं रहा है। तो आप ये सोच के चलिए कि वो मान लेता है कि अब जब तक इस एज में, यानी जो आदमी की 25-30 साल की एज होती है, उससे पहले ये गुणों का विकास हो चुका होता है। अगर इसके बाद में आप चाहते हो कि अभ्यास के द्वारा इन गुणों का विकास कर पाएंगे अपने अंदर, तो ये आपकी भूल है। और ये आपकी भूल आपको बाहर साक्षात्कार बोर्ड से बाहर आएंगे तब आपको पता चल जाएगी। तीसरी चीज़ है आदत, ये मैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं, जैसे झूठ बोलने की जो बता रहा था, तो उन्हें अभी से व्यवहार में सुधारना शुरू कर दें। अगर आप व्यवहार में आप यूँ मानते हैं कि मैं तो वहाँ झूठ बोलूँगा ही नहीं, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आपके पास सामने वहाँ बोर्ड में बैठे हुए लोग इतने अनुभवी हैं कि वो आपको इतना सहज रूप से और शालीन रूप से और किस रूप में पूछेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, और आपने अपनी आदतें बाहर निकाल देंगे व्यवहार में, बिल्कुल तय है। और तीसरी चीज़ है ज्ञान शक्ति। जाहिर सी बात है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लिखित परीक्षा और उत्तीर्ण करके आए तो आप में नॉलेज होगा। अब नॉलेज आपका कितनी दिन तक आपके माइंड में रहता है, या फिर नॉलेज आप सिर्फ एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से गेन किया है, या फिर इसको अपने जीवन में उतार भी रखा है। 6-7 महीने पहले हो सकता है आपकी एग्ज़ाम 2 साल पूर्व हुई हो, अब 2 साल में आपने उस ज्ञान को भूल गए,
इसका मतलब आप सिर्फ ज्ञान इसलिए ले रखा था आपने कि आपको एग्जाम देना था, आपके जीवन में काम आएगा नहीं वो काम। जब 2 साल में भूल गए तो आगे तो क्या कर लोगे आप। अगला है आपकी चित्त की प्रकृति। आपके जो माइंड की प्रकृति होती है वो किस प्रकार की है, ये आपके इस गुण का पार्ट होता है कि अगर आप शांत स्वभाव के हैं, माइंड आपका जल्दी कैच करता है किसी चीज़ को या फिर जल्दी भूलता है। वो जो कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन मेरे को क्यों पूछा, वो क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यही था, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस घटना से रिलेटेड था और आप भूल गए। और भूलता हर कोई है, तो वो यही चाहते कि आपकी मेमोरी कैसी है। तीसरी चीज़ है आपकी चरित्र। कई बार आपको महिलाओं से रिलेटेड सिचुएशन दी जाएगी, उसमें आपके द्वारा जो सिचुएशनली निर्णय लिया जाएगा, हो सकता है आइडियल रूप से आपका सही हो, लेकिन आप जब बोलते समय उस आइडियल आंसर को बोलोगे तब एक जो मनोवैज्ञानिक वहाँ बैठा होता है वो बहुत आसानी से पता कर लेता है आपके स्वर, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता और आपके लहजे से ही कि ये आदमी व्यवहार में ऐसा है या नहीं है। छठी चीज है अभिप्रेरक। आपको कोई दूसरी चीजें अभिप्रेरणा देती भी है या नहीं देती, या फिर जो तत्व सामान्य रूप से आपके जीवन में आते हैं उनसे आप प्रेरित भी होते हो या नहीं होते हो, ये आपके गुणों में होना चाहिए। आपको बहुत अच्छी सिचुएशन मिली फिर भी आप अपने समान रूप से हो, तो ये भी एक शील गुण का ही पार्ट है। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धि। एक सबसे अनिवार्य पार्ट है अपने जीवन का, बौद्धिक रूप से आदमी परिपक्व आवश्यक है। आप एक थाने की जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर आप में भावनात्मक बुद्धि की अनुपलब्धता है तो आप एक अदर कैंडिडेट की अपेक्षा कम है। अब भावनात्मक बुद्धि होती क्या है, भावनात्मक बुद्धि में क्या क्या आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस, आपको कोई दूसरा बताए फिर आप करें, यानी किसी चीज के लिए आपको दूसरा आदमी अवेयर करे तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। आपको कोई कहेगा तो अवेयर होंगे, या फिर आप खुद अवेयर हो जाते हैं। कई बार ये बोर्ड आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उन्हीं के द्वारा आप वो तय कर लेगा कि ये आदमी सेल्फ अवेयरनेस इसमें है या नहीं है। दूसरा है आत्मनियमन। कई बार जीवन में आदमी अपने आप को रोक पाता है या नहीं रोक पाता, ये चीज़ें भी जो सेल्फ रेगुलेशन होता है उसी के तहत देखी जाती है। सामाजिक कौशल, समाज के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, समाज का कितना नॉलेज आप रखते हो, कितना कौशल है समाज को डेवलप करने में, समाज के प्रति आपका क्या जो जिम्मेदारी है उसके प्रति आप कितने अवेयर हो, ये आपका सामाजिक कौशल निर्भर करता है। आंतरिक स्व प्रेरणा, आप अपने आप से कितने प्रेरित होते हो, सेल्फ मोटिवेट कितना होते हो आप। तीसरी है हमदर्दी, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस में या फिर दूसरे डिपार्टमेंट है उनमें भी अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो कोई चीज़ की परेशानी तो है ही, खुशी से तो कोई थाने में आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर आप में हमदर्दी जैसा गुण नहीं है तो आप उसके साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, या फिर खास तौर से आप एक थानाधिकारी के रूप में अच्छे भावनात्मक बुद्धि उपलब्धि आप नहीं रखते हो। नेक्स्ट है जैसे मानसिक सतर्कता है, मेंटल अलर्टनेस, आप कितना मानसिक रूप से कितना अलर्ट हो, क्योंकि आपके सामने जो साक्षात्कार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ज़्यादातर क्वेश्चनों का ये होता है कि आप कई बार आप जो याद करके जाते हो ना वो बोलने लग जाते हो। पूछे कुछ भी, पूछा कुछ भी, जैसे मान लो आईपीसी सीआरपीसी के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं महंगाई के बारे में, इसका मतलब आप मेंटली अलर्टनेस नहीं हो। आप तो जो पढ़ के आए हो ना उसको बताने पे तुले हुए हो। आपकी बॉडी वहाँ बॉडी प्रेजेंट है, माइंड प्रेजेंट नहीं है आपका। तो ये आपकी माइंड अलर्टनेस देखने वाले क्वेश्चन थे। इनमें आप जवाब देते हो, जवाब आपका मायने नहीं रखता है, जवाब हो सकता है आपका गलत हो, लेकिन जवाब देने के तरीके जवाब सुनने वाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रभावित करते थे। खास तौर से साक्षात्कार में यही देखा जाता है। अब है विचारों की संबद्धता। आपने अपने विचार साक्षात्कार बोर्ड के सामने रख दिए, अब आप उन विचारों से संबद्ध हो कि नहीं, यानी आपने जो विचार रखे हैं वो विचारों आपके व्यवहार में है या नहीं, वो आपसे बोर्ड सामने निकलवा लेगा। अब वो कैसे सिचुएशन के क्वेश्चन पूछते हैं, जरूरी नहीं केवल सिचुएशन के क्वेश्चनों से ही आपकी विचारों की संबद्धता जांची जाए, कई बार आपके फैक्चुअल क्वेश्चनों से भी आपकी संबद्धता।
अब वो कैसे जांचेंगे? जैसे मान लो आपके आसपास के वातावरण, आप कह रहे हो कि अपराध के प्रति मैं बहुत सजग हूँ, आपको पूछा कि आपके क्षेत्र में किस किस के प्रकार के अपराध होते हैं, आप उन्हें रोकने के लिए क्या करोगे। अब जाहिर सी बात है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के अपराध के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। और ये भी सोचता है, अगर आदमी अपराध के प्रति सजग है तो उसके दिमाग में एक दो आइडिया तो आ ही जाते हैं कि मैं मेरे इस अपराध को नियंत्रण करने के लिए क्या करूं। अगर आपने वहां शोरी सर बोल दिया तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपके विचारों से संबद्धता नहीं है आपकी। तीसरा कि दृष्टिकोण में स्थिरता। कई बार आपका जो व्यूज होता है ना, नकारात्मक सकारात्मक, एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसमें आपका व्यू बताया, अगला क्वेश्चन आपको इसी परिस्थिति से पूछा जाता है कि आप अपना व्यू चेंज कर देते हैं, आप अपने नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो दृष्टिकोण में स्थिरता भी नहीं है। अब विचारों की दृढ़ता, आपके विचार किस प्रकार के हैं। आप बताना चाहते हो कि मैं बहुत चारित्रिक विचारों का हूँ, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो कई बार आपको लगा होगा कि क्वेश्चन में साक्षात्कार बोर्ड आप पर हावी होने के लिए बहुत तेजी से क्वेश्चन डालते हैं। जैसे 2016 वाले में साक्षात्कार में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं पहले वाले क्वेश्चन को दिमाग में सोच ही रहा था कि अगला क्वेश्चन आ गया। अब मैं ये सोच नहीं पाया कि आखिर मैं उस पहले वाले का जवाब दूं या जो नया आ गया उसका जवाब दूं। यह आपकी विचारों की दृढ़ता है कि आपके विचार कैसे हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं। आप भूल जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते थे, क्या कर बैठे। ये व्यवहारिक जीवन में भी होता है। साक्षात्कार, फिर बता रहा हूं आपको, आपके जन्म से शुरू होने वाली जो गतिविधियां हैं आपकी, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है आपके साक्षात्कार पर। कई बार आपने कई स्कूलों का वातावरण आपने खुद ने देखा होगा कि बच्चे को बचपन से ही बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अब बच्चे में अगर ऐसी क्षमताएं शुरू से ही डेवलप नहीं की जाती तो बाद में उसे आप कितना ही डेवलप कर दो, बाद में वो चीज़ें डेवलप नहीं होती है। हाँ, तो जैसा कि हमने जो आपके व्यक्तित्व की प्रकृतियां समझी, अब जो व्यक्तित्व की प्रकृतियां आपने देखी, आंतरिक और बाह्य जो आपने व्यक्तित्व देखा, उसकी जो प्रकृति के जो निर्धारक हैं, आखिर कौन कौन से निर्धारक हैं जो उन गुणों को निर्धारित करते हैं। अब किन किन चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पे असर पड़ता है, अगर आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो अपने जीवन में एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण अभी भी कर सकते हैं। अगर अपने व्यवहार को चेंज करके कि किस किन चीज़ों से आप दूर रहें, किन किन चीज़ों को आप अपनाएं, अगर आपको ये पता चल जाए तो जाहिर सी बात है साक्षात्कार में आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। वहाँ आप अपने अनुसार उस साक्षात्कार को ले जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जो जैविक निर्धारक होते हैं वो, अब जैविक निर्धारक में आता क्या है? सबसे पहला है निर्धारक में जैविक निर्धारक। अब जैविक निर्धारकों में जो शारीरिक रचना है, आपकी जो बॉडी की रचना है, आपका जो हेल्थ है, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप बेटर पर्सनैलिटी डिजर्व करते हैं। आपका शरीर फिट है, ये आपके लिए एक पर्सनैलिटी में बहुत, क्योंकि आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो माइंडली आप बिल्कुल फिट रहेंगे, ये मान के चलिए। ये बिल्कुल निर्धारकता तय करते हैं। दूसरी, परिपक्वता, आप में कितनी परिपक्वता आ चुकी है, आप बिल्कुल सोचने के लिए, किसी भी व्यूज़ के लिए, किसी भी दृष्टिकोण पे कितनी परिपक्वता रखते हो, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पर, और यही आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं। अगला है आपकी शारीरिक नियंत्रण, आपकी बॉडी पर आपका कितना नियंत्रण है, ये आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा। आपके शरीर के जो दोष हैं, अगर आप उन्हें पहचान लें तो आपकी पर्सनैलिटी को आप अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि आप में 3 कमियां बताइए, आप तो वो आप कमियां, ऐसी कमियां आप जो कि एक लोक सेवक या एक सब इंस्पेक्टर के लिए घातक हो, उन कमियों को आप समय रहते अपने व्यवहार से दूर कर लें तो आपके लिए बेटर व्यक्तित्व का निर्माण हो सकेगा। अगला है समय स्थिति, यानी आप स्थिति के अनुसार कैसे निर्णय लेते हैं, वो आप वर्तमान स्थिति में कैसे हैं, बॉडी के या शारीरिक या मानसिक, या आपके जैविक आपकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है।
तो ये हुए आपके जैविक निर्धारक। नेक्स्ट है पारिवारिक निर्धारक, यानी परिवार की कहीं जो वातावरण, पारिवारिक वातावरण है, आपकी पर्सनैलिटी को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए साक्षात्कार में जाते ही आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के सवाल पूछे जाते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं, घर में परिवार में कौन कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका नॉर्मल साधारण सा ले रहे हैं। आपके परिवार की पृष्ठभूमि, संगठन, आकार, इसी से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते हैं वो, क्योंकि ये व्यक्तित्व के निर्धारण के कारक हैं। अगर आपसे ऐसे सवाल, आपसे परिवार से रिलेटेड सवाल वहाँ साक्षात्कार में पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि साक्षात्कार में बैठे हुए व्यक्ति आपके किस गुण को चेक करना चाह रहे हैं। जैसे पहला है कि घर का संवेगात्मक वातावरण, आपके जो परिवार का जो वातावरण है, इमोशनली वातावरण कैसा है, वो पूछते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, फैमिली जॉइंट है या नहीं है। अच्छा, माताजी ये करती हैं, पिताजी ये करते हैं, माताजी की चलती है, पिताजी की चलती है, वो इसी कारण से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब परिवार का आकार, जैसे जॉइंट फैमिली है, एकल परिवार है, तो आप में टीम भावना, वहाँ ये चीज़ें हैं वो आपको बता देगी। जो आदमी जॉइंट फैमिली में रहा हुआ आदमी है वो एक अच्छा प्रशासक होता है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्रशासन आदमी एक आदमी नहीं चला सकता, उसे कई लोगों के विचारों को साथ लेकर चलना पड़ता है, सबको संतुष्ट करना होता है। उसका एक व्यक्ति किसी के विचारों को थोपता नहीं है, केवल अपनी अपनी नहीं चलाता है। तो परिवार का आकार भी तय करता है, क्योंकि जो आदमी एकल परिवार में रहते हैं वो इस कारण से यहाँ मात खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां जाके झूठ बोलो मैं तो जॉइंट फैमिली में हूं। आप उस चीज को, जवाब को कैसे देना है, ये आप बिल्कुल शांति से अपने माइंड को बिल्कुल डिसाइड करके, सामने से जो क्वेश्चन आ रहा है उसे 5 सेकंड आप सुनने के लिए दीजिए। आप अगर इंटरव्यू के दौरान सवाल को आसानी या बिल्कुल शांति से सुन लिया, आपका आधा साक्षात्कार सही जाएगा। कई बार सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती है कि या तो आप सुनते ही जवाब देते हो सटके, फिर आपको पता चलता है कि मैंने तो गलत दे दिया, फिर आप कुछ कर नहीं पाते, और कई बार जवाब देने के बाद शोरी बोलते हो। ये सबके साथ होता है, ये प्रैक्टिकल है, कोई मना करे, मैं खुद दे के आया हूँ, मुझे पता है ना। इसलिए ये नॉर्मल आदमी के साथ होता है। कोई यूँ समझे कि मेरे साथ गलतियाँ नहीं हुई तो वो झूठ बोल रहे, गलतियाँ सबसे होती है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि सर घबराहट हो रही है, घबराहट सबको होगी, सबको होती है। किसी को कोई वहाँ जाहिर कर देता है और कोई जाहिर नहीं होने देता है, बस इतना है। घबराहट तो सबको होगी। अब आपको उस घबराहट को छिपाना आता है या नहीं आता है, ये डिपेंड करता है आप पे। अब है परिवार का संगठन, परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, बहन क्या करती है। आप महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हो, परिवार में आप छोटी बहन को, या जैसे गांव में महिला शिक्षा की तरफ आप कितना रुख है। अगर परिवार में है तो आप आगे जाके काम करोगे, वरना परिवार में ही अगर आपने महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दे रखी तो आप फिर प्रशासन में जाने के बाद तो सोचना ही बंद कर दो कि मैं जाने के बाद महिलाओं को आज़ादी दे दूंगा या महिलाओं का व्यू, महिलाओं की राय लूंगा। परिवार के सदस्यों की भूमिका, क्योंकि परिवार में कई सदस्य होते हैं जो निर्णय लेते हैं। आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में परिवार की सदस्यों की बहुत भूमिका रहती है, जैसे माताजी का, पिताजी का, या फिर जैसे खास तौर से बच्चे का दादाजी का बच्चे के जो व्यवहार पे बहुत ज़्यादा असर रहता है। तो परिवार की जो स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं कि जो परिवार एक व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को रटे नहीं कि उसको ये पूछा है कि एग्रीकल्चर में ये क्या है, उसको अपने व्यवसाय के बारे में पूछ लिया, मैं भी यही रट रहा हूँ। उसको उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार पूछा गया है, आपको अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार पूछा जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्धारक। जाते ही आपको अपनी शैक्षिक योग्यता इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि व्यक्ति का अपने शैक्षिक जो जीवन है उसका सबसे ज़्यादा उसका जो, क्योंकि व्यक्ति अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही गुणों को ग्रहण करता है और वो सब कुछ सीखता है जो उसे अपने समाज के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए करना होता है। अब है शैक्षिक निर्धारक, स्कूल जाने की प्रवृत्ता। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपने बीच में इस स्कूल को क्यों छोड़ दिया, वहाँ इस स्कूल में क्या अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। इन क्वेश्चनों को पूछने का आशय यही होता है कि आपको कई बार आपको पता ही नहीं है आप
पढ़ रहे हो तो कितनी जल्दी स्कूल जाना, कई बच्चे जल्दी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कई लेट स्कूल जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पे सीधा असर पड़ता है। आप नहीं मानते होंगे, लेकिन जो वहाँ बोर्ड पे बैठे हुए जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें बिल्कुल इन चीज़ों को निर्धारित करने में कोई कतई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूली जीवन में या स्कूली जीवन का आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पे बिल्कुल असर पड़ता है। अब है स्कूल कॉलेज का संवेगात्मक वातावरण। आपसे स्कूल पूछा गया, अगर उस स्कूल का वातावरण ओपन रूप से व्यवहार में अच्छा नहीं है तो सीधी सी बात है, साक्षात्कार जो लेने वाले हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसीलिए आपके कॉलेज का नाम पूछा जाता है। इसलिए आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत जवाब देंगे, लेकिन वो निर्धारित कर लेते हैं कि ये इस कॉलेज से शिक्षा लेके आया है, इसका मतलब इस कॉलेज का, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इस अपने अनुभव और अपने ज्ञान दोनों से ही इन चीज़ों का निर्धारण करते हैं। अब स्कूल के प्रकार, आपकी स्कूली जो शिक्षा हुई उसका कैसे प्रकार है। जैसे कई स्कूलें होती है प्राइवेट जिनमें नैतिक शिक्षाओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो आपका डिसिप्लिन शुरू से ही रहा है या फिर आपका नॉलेज बेस स्कूल रही है। अगला है शिक्षकों का व्यवहार और अभिवृत्ति। कहीं स्कूल कॉलेजों का जो शिक्षकों का व्यवहार होता है वह भी आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। शैक्षिक सफलता, आप किसी भी कक्षा को एक बार में उत्तीर्ण कर पाए हो या एक से अधिक बार में, ये आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल निर्धारित करती है। ये नहीं कि आप भले ही सब इंस्पेक्टर का एग्जाम एक बार में पास कर लिया हो, लेकिन अगर आपने शैक्षिक एजुकेशन एक बार में क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके व्यक्तित्व पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगला है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। आपकी शिक्षा के प्रति, आपने पूछा कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, पूछा जाता है अमूमन, आप बता ही नहीं पा रहे हो, आसपास स्कूल नहीं थी, इसका मतलब आप में रुचि नहीं है उसके प्रति, उसको जानने की। आपने खुद ने भी नहीं जाना कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया क्यों। इसलिए इन चीज़ों का जो व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है, अगर उसी में उसकी अभिवृत्ति नहीं है तो जो आगे करेगा उसमें कोई गारंटी नहीं है। यही आपके परीक्षण है, यही मूल्यांकन की विधियां हैं, वो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण इसी माध्यम से कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक निर्धारक। जैसे संवेगात्मक बुद्धि कितनी है, जो आपको पहले बताया मैंने कि ये एक बेहतर प्रकृति है आपके जो व्यक्तित्व की। अगर ये नहीं है तो आप सीधा 10 नंबर नीचे हो, और इसको वो अपने किन क्वेश्चनों से, फैक्चुअल क्वेश्चनों से या परिस्थिति जन्य क्वेश्चनों से किस प्रकार से आपके अंदर देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। फिर है आकांक्षा। आप में किसी चीज़ को जानने की, सुनने की या देखने की, या फिर उसको कितनी जिज्ञासा या आकांक्षा है, वो यौन निर्धारक। आपके जीवन में इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है कि आप किस उम्र के किस पड़ाव पर हैं। उम्र के एक पड़ाव के बाद आप व्यक्ति में अपने आप परिपक्वता आती है, तो इन चीज़ों का भी आपके जीवन में एक बौद्धिक निर्धारण में बहुत योगदान होता है, क्योंकि किस लेवल पे आके आदमी की बौद्धिक प्रकृति किस प्रकार की हो जाती है, ये आप अपने आप का आकलन कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन 10-15 मिनट के साक्षात्कार में, जो साक्षात्कार में बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो आकलन कर लेते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट है सामाजिक निर्धारक। समाज में रहते हुए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे प्रारंभिक सामाजिक जीवन, आपका जीवन कैसे गुजरा, ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, और जिस प्रकार का सामाजिक जीवन आपका बचपन का रहा है वो आपके व्यक्तित्व पे छाप छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप किन चीज़ों को सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि आप जो बचपन से समाज में देखते आते हो कि ये सही है ये गलत है, तो आप ज्यों आप परिपक्व होगे एक मानसिक धारणा बन जाती है आपके अंदर, और पूर्वाग्रह बन जाते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी भी विचार के प्रति एक निश्चित धारणा बन जाना कि ये तो ये ऐसा है, ये है तो ये ऐसा है, चाहे वो गलत है या सही है। आपके दिमाग में अगर गलत है तो वो गलत ही है। विभेद, किसी में भेद ही नहीं कर पाए। सामूहिक पद, जो सामूहिक पद होते हैं, जो समाज के, जैसे समाज के कुछ पद ऐसे होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक निर्णय क्यों लेने चाहिए। उनका कोई राजनीतिक वो नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। अगर वो गुण आप में है
तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक गतिशीलता मतलब समाज की जो नॉलेज है उसके प्रति आपकी कितनी अवेयरनेस है, सामाजिक कार्यक्रमों में आप कितना भाग लेते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। आपको पूछा कि आप इस काम, दो सिचुएशन दी कि आप ये कंडीशन है, आप तैयारी करेंगे या फिर उस कार्यक्रम में जाएंगे। 2 या 3 साल बाद में जब मान लो पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो, आप अपने परीक्षा के हिसाब से आपने जैसे विद्या अध्ययन को प्रायिकता दी, तो वो समझेंगे कि इसका मतलब आपकी सामाजिक गतिशीलता कमजोर है, आप सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा कम लेते हैं। फिर है जैसे सांस्कृतिक निर्धारक। सांस्कृतिक निर्धारक का आशय होगा कि जो आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास के जो सांस्कृतिक आयोजन है, जैसे मेले हैं, धार्मिक स्थल हैं, वे चीज़ें आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निर्धारित करती है। इसीलिए पूछते हैं कि आपके जैसे आप जिस क्षेत्र के हो वहाँ के 5 मेलों के नाम बताओ, वहाँ के धार्मिक पर्यटक स्थलों के नाम बताओ। वो इसी आधार पर पूछे जाते हैं क्योंकि उन चीज़ों का आपके व्यक्तित्व निर्माण से बहुत अच्छे से संबंध है। आपकी नॉलेज को देखने के लिए नहीं पूछ रहे, वो आपके सांस्कृतिक वातावरण को चेक कर रहे हो। अब लोगों को पता भी नहीं होता कि सांस्कृतिक वातावरण में क्या आते हैं। जो कल्चर के जो आयोजन होते हैं या कल्चरल जो आपकी वेशभूषा है वो भी आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। आपके क्षेत्र की वेशभूषा, आपके क्षेत्र के रीति रिवाज, आपके क्षेत्र के मेले, आपके क्षेत्र के नृत्य, आपके क्षेत्र के संगीत, ये सब आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये थे निर्धारक। अब ऐसे कारक भी हैं, ये तो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया इन्होंने, ये व्यक्तित्व में, क्योंकि व्यक्तित्व ये तो आपके वातावरण के आसपास रहते थे। अब इनके अलावा और कौन से कारक हैं जो इसको चेंज कर देते हैं, व्यक्तित्व को बीच बीच में आते रहते हैं और आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देते हैं। इसका लाभ ये है इस टॉपिक को पढ़ने का कि अगर आपको खुद को पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें जो व्यक्तित्व को परिवर्तित करने दें। अब साक्षात्कार में बैठे हुए वो सदस्य आपके सामने इसी प्रकार की सिचुएशन डालते हैं ताकि आपका व्यक्तित्व परिवर्तन होता है या नहीं वो परिवर्तन करके देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही। जैसे अब परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक है जैसे पर्यावरणीय कारक, आपके आसपास के सामाजिक पर्यावरण कैसा है, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक जैसे वो बताया अभी मेले। अब है मनोवैज्ञानिक कारक, ये जो आपको जो मनोवैज्ञानिक वहाँ एक आपके बोर्ड में बैठा रहता है वह आपके हाव भाव, दृष्टि, आपके बोलने के तरीके, लहजे, जवाब देने से पहले आपके अनुशासन को, आपके बोलने के सेंटेंस को, अभिव्यक्ति कौशल को देख के ही पता कर लेता है कि आपका मानसिक विकास कितना है, आपका दृष्टिकोण जिससे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो जज कर लेते हैं। वो क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड होता है वही ऐसा होता है। महत्वाकांक्षा का स्तर, आप कितनी महत्वाकांक्षा रखते हो किसी भी पद के प्रति, या फिर वो यही पता कर लेते हैं इसी चीज़ से कि आप प्रशासन में जाके भ्रष्टाचार करेंगे या नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति, आप में कितनी इच्छा शक्ति आप करो कि मैं आपको ये पद क्यों दिया जाए। आप बताते हो कि सर कठोर मेहनती हूँ, मेरे में इच्छा शक्ति है। वो क्वेश्चन से चेक करेंगे आपका कि आप में इच्छा शक्ति है या नहीं। ये क्योंकि मनोवैज्ञानिक एक इस प्रकार का व्यक्ति होता है कि आपने जो मनोविज्ञान पढ़ा है ना, उसने उस मनोविज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में जिया है। वो एक शब्द को बोलने के तरीके से पता कर सकते हैं कि ये अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करता है। इसलिए फिर कह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब देते समय पहले क्वेश्चन को सुनकर ये पता कर लें कि ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया है। और ऐसी नहीं कि आप क्योंकि आप एग्जाम इस तरीके से इतने तो परिपक्व हो ही कि क्वेश्चन को देखकर इतना तो पता ही कर सकते हो कि आखिर ये क्वेश्चन मेरे जीवन को कहाँ से टच कर रहा है, किस गुण को ले जा रहा है, या फिर मेरे को मेरे से क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, तो ये है। अगला है वंशानुक्रम, आपके जीवन का, परिवार का प्रभाव जो आपको पहले बता दिया, शारीरिक गठन का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, ये नॉर्मल वे में आपके बिल्कुल आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी स्कूली शिक्षा किस स्कूल में हुई है, ये इसीलिए आपसे पूछा जाता है वहाँ कि
इस विद्यालय में मैंने 10वीं की, इस विद्यालय में मैंने 12वीं की। फिर वो आपकी स्कूली शिक्षा और स्कूल का नाम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो वहीं से पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब है कि आखिर जब आपको पता चल गया कि मेरा व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, अब आप कम से कम इतना तो पता कर सकते हो कि इनमें से कौन से व्यक्तित्व की प्रकृतियां आपके अंदर हैं, और आप अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, अब किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। अब बेसिकली जो यूज भाई बोर्ड द्वारा जिन विधियों का यूज करके आपकी जो ये क्वालिटी है उनको बाहर निकाला जाता है, जो 90% आपके अंदर रहता है ना, उसको वो 10-20 मिनट के इंटरव्यू में बाहर निकाल देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब वो किस माध्यम से निकालते हैं, क्योंकि जो ये विधियां दी गई है जिसमें मेजरली आपके परीक्षण की जो आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है, इसके अलावा भी विधियां होती है, लेकिन ये विधियां आपके व्यक्तित्व परीक्षण में जो साक्षात्कार के लिए यूज की जाती है ना, उनमें महत्वपूर्ण है। जो साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि के तहत आता है, लेकिन इस आत्मनिष्ठ विधि के अलावा भी जो वस्तुनिष्ठ विधि है, जो परिस्थिति जन्य आपको सवाल पूछे जाते हैं, उनका उद्देश्य आपको वस्तुनिष्ठ विधि से आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है। उनको कि आप किस प्रकार का निर्णय लेंगे, ये आपके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता बता रहा है, ये आपका मूल्यांकन वो उस क्वेश्चन से कर लेंगे। प्रश्नावली वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो भी साक्षात्कार की एक विधि है, जो आत्मनिष्ठ विधि कही जाती है। तीसरा जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, जो आपकी सिर्फ आपकी एक्टिविटी को देखकर, आपके बोलने चलने ढंग को देखकर ही बैठे बैठे ही कुछ नहीं पूछते आपसे और तय कर लेते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो इसलिए आपको क्या तैयार करना है, वो आपके जीवन में आपके जन्म से लेकर आपके अब तक के सफर में आपके जब जो भी चीज़ें संपर्क में आई, उन्हीं चीज़ों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इनके अलावा आप उन चीज़ों पे बिल्कुल भी तैयारी नहीं करें कि उसको तो वो सवाल पूछ लिया, उसको तो महंगाई के बारे में पूछ लिया, उसको तो आप महंगाई तैयार कर रहे हो, कहीं तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे गलत दिशा में नहीं जाना। आपको जो बेसिक तैयारी करनी है, और इस वीडियो का मेजर उद्देश्य यही था कि लोगों का ज़्यादातर सवाल यही था कि क्या पढ़ें, उसको ये पूछ लिया, तेरे को क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी के भी क्वेश्चन बताने से कुछ नहीं होता है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब बाहर आए कोई, उससे एक बार ये सवाल पूछ लेना कि आप जो तैयार करके गए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपको पूछे। वो खुद कह देगा कि 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पहली बार सुने। यही साक्षात्कार व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, वो उम्र वो बहुत पहले पार कर चुके हैं, इसलिए आप ये मान लो कि वो बहुत परिपक्व है आपसे, और किस प्रकार से आपका परीक्षण करेंगे ये आप खुद सोच भी नहीं पाओगे। फिर है कि अब जब आपको ये पता चल गया है कि व्यक्तित्व आखिर है क्या, तो आपको क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए साक्षात्कार के लिए, बेसिकली क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने माइंड को ज़्यादा बर्डन में नहीं डालें। इसके लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि जीवन में आदमी के इन चीज़ों का जो मेन योगदान रहता है। जैसे आत्मविवरण, व्यक्ति को अपने जीवन का जो स्वयं का विवरण है, बायोडाटा जिसे बोलते हैं, उसका तो उसे नॉलेज होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने बारे में घटित चीज़ों का, अपने स्कूल कॉलेज, अपने परसेंटेज, अपने सब्जेक्टों का अगर ये नॉलेज नहीं है, तो वो आगे जाकर क्या कर लेगा भाई। इंटरव्यू यही तो है, यही तो कह रहा था कि जब आपका जन्म हुआ तब से लेकर अब तक जो आपकी टच में आई जो चीज़ें, वही इंटरव्यू में है। उनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप उनमें बाकी में आप श्योरी कर सकते हैं। अगर आपके व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हुआ है, तो आप अननोन क्वेश्चन का भी बड़े शालीनता से बहुत अच्छा जवाब देके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े शांति से अपनी खुद की पृष्ठभूमि तैयार करना कि मैंने अपने जीवन में अब तक क्या किया है। फिर है पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसीलिए पूछा जाता है पारिवारिक आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो कर लेना, विषय की समझ,
क्योंकि ये माना जाता है कि आदमी अगर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ले रहा है तो वो खुद परिपक्व होकर ले रहा है। ये नहीं कि मेरे स्कूल में ये नहीं था, आसपास स्कूल नहीं थी, ये ले लिया। कार्य अनुभव, जैसे मान लो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या सरकारी सेवा में हो, तो उस कार्य का जो आपने अनुभव है, उस कार्य में आप प्राइवेट काम कर रहे हो या सरकारी काम कर रहे हो, उस कार्य में जो अनुभव है और उसमें काम करते हो, उसमें आपकी रुचि है, वहाँ काम आप ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले ही मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन आपको अगर वहाँ आप वो नॉलेज भी नहीं है तो आप समझ लो कि आपके लिए नेगेटिव है। आप किसी सेवा में हैं, किसी पद पर, संगठन में, उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है आपकी क्षमताएं कि अब आप इतने बड़े हो गए, कम से कम 20-25 साल की आयु में आ गए और आपको खुद की क्षमताएं पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या क्या खूबियाँ हैं। आपको 3 क्षमताएं पूछी, आप वहाँ ही अटक रहे हो। तो आप सोच के देखो कि जो साक्षात्कार लेने वाले पे क्या असर पड़ता है कि जिस आदमी को 25 साल में ये पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, फिर वो जोड़ जाड़ के कहता है वो है, आइडल आंसर देने का प्रयास करता है, जो कि एक उनको भी खुद को लग जाता है। वो तो आपसे मतलब 100 गुना माइंड ज़्यादा है उनका, उनको तो देखते ही पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी कमजोरियां। तो आप ऐसी कमजोरियां आप में हैं, आप उनको या तो सुधार लें या फिर सुधार करने योग्य कमजोरियां आप बिल्कुल बताएं। अगर हैं तो उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छुपा भी नहीं पाएंगे वहाँ उनको। कई कमजोरियां तो आपको वो 10 मिनट में खुद ही उनको पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट है आपकी सफलताएं असफलताएं, कि 25 साल में आपने कहाँ कहाँ आपने सक्सेस हुए, किस जगह आप किस मोड पे अनसक्सेस हो। तो ये चीज़ें भी आपके व्यक्तित्व निर्धारण के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हो, किस चीज़ में आप मात खाए हुए हो, नौकरी क्यों चाहते हैं। अब आप जैसे मान लो कि आप बेरोजगार हैं, तो इस नौकरी में आने का एक कारण तो आपके पास होना चाहिए, और बेसिकली एक व्यवहारिक कारण होना चाहिए। आइडियल आंसर नहीं बनाना है इसमें, बिल्कुल एक नफातुला आंसर देना है। पूर्व सेवा में, जैसे मान लो अगर कोई पहले से सेवा में है तो उससे क्यों संतुष्ट नहीं है। अगर जैसे मान लो कोई दूसरी सेवा है, टीचर से सब इंस्पेक्टर में आना चाहता है, तो उस आदमी को ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप पहले वाले जॉब से क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या केवल आर्थिक लाभ के लिए, या फिर ऐसे कोई खाली समय में क्या करते हैं। क्योंकि अमूमन व्यक्ति का जो 90% पार्ट है ना, जैसे जैसे उसे खाली समय मिलता है ना, ये होती है हॉबी, जो कईयों को पता ही नहीं है। तैयार करते हैं, जब साक्षात्कार आ गया तो फिर हॉबी तैयार करेंगे। हॉबी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके व्यवहार में आपने की हो। हर व्यक्ति की हॉबी व्यवहार में होती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं था, या फिर होती भी है तो ऐसी होती है। आप बेहिचक उस हॉबी को आसानी से तैयार कर सकते हैं जो आपने अपने व्यवहार में कर रखी है। अगर कर नहीं रखी है तो उसे व्यवहार में डालो। कई व्यक्ति योगा बना रहे हैं, जॉगिंग बना रहे हैं, तो उस चीज़ को आप अपने व्यवहार में लाओ तो आप वहाँ सक्सेस हो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो आज का वीडियो यही था कि आखिर हर कैंडिडेट को अलग अलग क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं और क्या इन क्वेश्चनों का आधार होता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको अपने व्यक्तित्व से ही पता चलता है। और व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं वे आपके आसानी से आपके पूरे साक्षात्कार को तय करती है। और जो आपके अंदर है वो 10 मिनट 15 मिनट में वो पढ़ लेते हैं। बाहरी चीज़ को आप प्रिपेयर करके जाते हो, अपनी बॉडी को, अपने ड्रेस कोड को आप अच्छे से तैयार करके जाते हो, और अंदरूनी जो चीज़ें आपके जीवन में घटित है उनको आप अच्छे से तैयार करके जाओ। और बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो मैं चाहूँगा कि खासतौर से पुलिस से रिलेटेड जो जैसे कांस्टेबल पद पे हैं, या उनके लिए एक वीडियो में और बनाऊँगा, जिसमें पुलिस से संबंधित जो व्यवहारिक काम में आने वाली जो लॉज हैं, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी या पुलिस एक्ट या फिर साक्ष्य एक्ट, या फिर जैसे और भी जो पुलिस के जो आउटडोर से रिलेटेड है, उनसे संबंधित बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके व्यवहार में काम आते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में सिर्फ लिखी हुई है, व्यवहार में अभी तक काम में नहीं आई, कभी थाने में भी काम में नहीं आई, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं देना। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है पुलिस का भी। बिल्कुल व्यवहारिक नॉलेज जो आपके काम में आता है, दैनिक जीवन में लोगों को भी समझ में आता है, उन चीज़ों पे। धन्यवाद।